नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएं तो किन-किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम ये चीज़ों को समझ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही हमें ये होता है कि हम पैरालिसिस पेशेंट को एक सही एक्सरसाइज करवा पाते हैं, समझा पाते हैं और उसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हैं। क्योंकि जब हम पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमें लगता है कि हम हाथ-पैर की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। मगर जब डॉक्टर एक्सरसाइज करने के लिए कहता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने ब्रेन की एक्सरसाइज करवानी है। पैरालिसिस पेशेंट में नुकसान कभी भी हाथ-पैर में नहीं होता। मैक्सिमम पैरालिसिस पेशेंट में जो नुकसान है वो ब्रेन के अंदर होता है। जब कभी नस फटती है, क्लॉट आता है तो ब्रेन का वो हिस्सा जो पहले हाथ-पैर को चलाता था वो कहीं न कहीं डैमेज हो जाता है। और अगर हमने पेशेंट के अंदर रिकवरी लेकर आनी है, दोबारा से चलने लायक बनाना है, काम करने लायक बनाना है तो हमें रिकवरी ब्रेन के अंदर ही मैक्सिमम चाहिए होती है। जो सारा ट्रीटमेंट होता है, वो सारा का सारा ब्रेन के लिए होता है। एक्सरसाइज़ भी ब्रेन के लिए होती है। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हम वहाँ से हमारे लिए एक्सरसाइज़ को सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। पैरालिसिस पेशेंट में सबसे आपने ध्यान के रखना एक्सरसाइज़ करवाते समय कि पेशेंट जिस एक्सरसाइज़ को करने में मोस्ट कम्फर्टेबल है, वो नहीं करवानी। अक्सर हम एक पैटर्न देखते हैं कि पेशेंट को जो एक्सरसाइज़ आसान लगती है, पेशेंट उसे बार-बार, बार-बार, बार-बार करता चला जाता है। जिस एक्सरसाइज़ को करने में उसे दिक्कत महसूस होती है, वो 5 मिनट से भी कम टाइम करेगा और उसे छोड़ देगा, ये कह के कि मेरे से ये अभी नहीं हो रही, मैं ये वाली एक्सरसाइज़ कर लूँगा। तो पहले ध्यान के रखेंगे कि जो चीज़ कंफर्टेबली कर सकता है, वो नहीं करवाना। मान लो कि अगर किसी को पैरालिसिस की दिक्कत है और वो साइकिल अच्छी चला लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने साइकिल उससे बार-बार चलवानी है। साइकिल का काम खत्म। मान लो कि पेशेंट साइकिल बहुत अच्छी चला लेता है क्योंकि उसपे वो आराम से बैठ जाता है, उसे बैलेंस नहीं बनाना पड़ता। बट जब हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और चलने के लिए बोलते हैं, तो पेशेंट की जो चाल है, वो सही नहीं है, उससे उसमें बैलेंस नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे? उसे साइकिल चलवाएँगे या उसको बोलेंगे कि आपने साइकिल छोड़कर अब चलने की प्रैक्टिस करनी है, आपको बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियस है, जो नहीं हो रहा, जो हमने करना है, हम वो प्रैक्टिस करेंगे। वो है चलना क्योंकि उसमें हमारी बैलेंस की एक्सरसाइज़ होगी। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइज पे हम ध्यान देंगे। बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे और जो हम टाइम साइक्लिंग को देते थे, जो कि हम अच्छी कर लेते हैं, उसको छोड़ देंगे क्योंकि हम उसमें अच्छे हो गए हैं। और वो हमारा पीछे बैक नहीं जाने वाला, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जो भी एक्सरसाइज़ हम करवा रहे हैं किसी भी पैरालिसिस पेशेंट से, वो हाथ-पैर के लिए नहीं है, इसको हम जान लें। जो भी हम एक्सरसाइज़ करवा रहे हैं वो ब्रेन के लिए क्योंकि नुकसान ब्रेन में ही हुआ था, ब्रेन में ही क्लॉट आया था, ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हुआ था। ब्रेन ने ही सीखना है दोबारा से उस पर्टिकुलर काम को करने में। अगर मेरी फिंगर्स बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं हैं, तो अगर मैं पूरी आर्म की एक्सरसाइज़ करता रहूँगा, तो मेरी उँगलियों में आराम नहीं आएगा। मेरा हाथ तो चलने लगा है, कौनी चलने लगी है, बट मेरी फिंगर्स नहीं चलती, तो मुझे क्या करना है? जो मैं पहले अपनी आर्म की एक्सरसाइज़ करता था, जो ठीक हो चुका है, उसे छोड़ दूँगा और अपने सारा का सारा टाइम मैं अपनी फिंगर्स को देना शुरू करूँगा कि मेरी फिंगर्स जो बंद हो जाती हैं, वो खुलनी भी शुरू हो जाए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा एक्सरसाइज़ के साथ-साथ कि किस एक्सरसाइज़ को टाइम ज़्यादा देना है, किस एक्सरसाइज़ को टाइम कम देना है। मेरा ये सजेशन होता है सारे पैरालिसिस पेशेंट को कि जो एक्सरसाइज़ आप आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो, जिसको बहुत ईज़िली कर लेते हो, उसको टाइम सबसे कम दो। मुश्किल से 2 से 4 मिनट, 5 मिनट। जो एक्सरसाइज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है, सबसे ज़्यादा स्टिफ़नेस महसूस होती है, जिसमें आपको लगता है मैं गिर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसको लेकर आपको फ़ोबिया है, उसको फ़ेस टू फ़ेस हैंडल करो। उसके सामने इतने स्ट्रॉन्ग होके खड़े हो जाओ कि वो जो एक्सरसाइज़ है वो छोटी लगने लगे। तो उससे क्या होगा कि आप उसपे कमांड पाना शुरू कर दोगे, उसमें आप और कंफर्टेबल होते चले जाओगे। जितने कंफर्टेबल आप उसमें होते चले जाओगे, उतनी बेटर तरीके से वो एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म कर पाओगे और यही तो हमारा मोटिव था। अगर एक पेशेंट को सही से चलने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसको साइक्लिंग या स्विमिंग नहीं करवा सकते, उसको हमें वॉक ही करवानी पड़ेगी। अगर मेरे को ये वाली मूवमेंट में दिक्कत है कि मेरी ये हाथ स्टिफ़ रहता है, ये उठता नहीं है, मैं शोल्डर की जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लूँ, क्या मेरा हाथ खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एल्बो की एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरा हाथ खुले। अगर मेरा हाथ नहीं खुल रहा, तो मैं इस पे लगा रहूँगा जब तक कि मेरा हाथ सीधा नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ये सीधा नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं हाथ, है ना? तो हमें अपनी जो लिमिटेशन है, जो एक पेशेंट को लिमिटेशन लग रही है एक्सरसाइज़ करने में, जहाँ उसे दिक्कत सबसे ज़्यादा महसूस होती है, उसी को मैक्सिमम टाइम देना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को समझ गए होंगे तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
पहली चीज़ कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हम अपने हाथ-पैर के लिए कम और अपने ब्रेन के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मूवमेंट को कमांड लेने में। जिस एक्सरसाइज में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत, दर्द, स्टिफनेस महसूस होती है, जिसको करने में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, उसी एक्सरसाइज को हमने सबसे ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तीसरी चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले नहीं बताई है, कि एक्सरसाइज को करने में एक सीक्वेंस होता है। जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी देखते हैं, तो हम बड़े जॉइंट्स में, बड़ी जहाँ मसल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है। तो अगर हमने किसी पेशेंट को रिकवर फास्ट करवाना हो, तो हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं कि पेशेंट की जो लेग्स हैं, वो पहले रिकवर हो जाएँ। क्योंकि अगर लेग्स रिकवर हो जाती है, तो पेशेंट अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक बन जाता है। वो मार्केट जाने लायक बन जाता है, वो मंदिर जाने लायक बन जाता है, वो घर में आगे-पीछे होने लायक बन जाता है। उसका हर काम हमें बेड पे नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अगर पैरालिसिस अभी-अभी हुआ है, पेशेंट नहीं चल पा रहा, नहीं खड़ा हो पा रहा, आज की तारीख में सारा का सारा फ़ोकस एक ही जगह डाल दो, वो है पेशेंट को चलाने में। क्योंकि अगर पेशेंट दोबारा से चलने लग गया, तो आपकी ज़िंदगी की आधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद जब हमारी लेग में मूवमेंट आनी शुरू हो जाए, तो हम थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दें, फिर हमारा फ़ोकस जाता है हमारे आर्म के ऊपर कि हमने आर्म की जो मूवमेंट है वो करवानी है। मगर इसमें भी ध्यान के रखना होता है कि जॉइंट है, हमारी जो रिकवरी स्टार्ट होगी, पहले होगी शोल्डर में, फिर होगी एल्बो में, फिर होगी रिस्ट में, उसके बाद होगी फिंगर्स में। ये इसी सीक्वेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी मसल्स बड़ी होती हैं और नीचे आते-आते छोटी होती चली जाती हैं। तो जो बड़ी मसल्स होती हैं, उस पे कमांड लेना, उस पे दोबारा से मूवमेंट लेकर आना, उतना आसान काम होता है। और एक फ़ायदा क्या होता है कि जितनी भी हमारी बड़ी मसल्स होती हैं, उनमें फाइन मोटर स्किल्स नहीं होते। वो बहुत मोटा-मोटा काम करती है। शोल्डर का काम क्या है? ये इसमें देखो कितना मोटा काम है ना, बस इतना ही करता है, वो कुछ करता नहीं है। मगर फिंगर्स कितना फाइन है ना, आपकी सुई धागा डालना हो, सेफ्टी पिन खोलनी बंद करनी हो, ये सारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ब्रेन का भी कंट्रोल चाहिए होता है, मसल का भी कंट्रोल चाहिए होता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, तो मेक श्योर किया करो कि आपने एक्सरसाइज बड़े जॉइंट से छोटी जॉइंट की तरफ करनी होती है। दूसरा, अगर अगर आपको मसल्स में पेन, स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो दर्द की गोलियाँ मत खाइए, क्योंकि ये दर्द आपको हर रोज़ होगा और दर्द की गोलियाँ ज़्यादा खाते रहेंगे, तो कुछ न कुछ और खराब हो जाएगा। आपने ध्यान क्या रखना है कि दर्द है, स्टिफनेस है, तो पहली चीज़ सिकाई, तेल हम देते हैं, यहाँ से जितना ट्रीटमेंट साइंस इंजीनियरिंग का जाता है, उसमें ऑयल का ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, ऑयल दिया जाता है। तो अगर आप ऑयल की रबिंग करोगे, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी और उस हीट से मसल रिलैक्स कर जाएँगी और जो पेन और जो दिक्कत आप महसूस कर रहे हो, वो चला जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के किसी पेशेंट को एक्सरसाइज़ करवाओगे, तो आपको उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर ये सारी बातें अपने ब्रेन में रख के किसी पैरालिसिस पेशेंट से आप एक्सरसाइज़ करवाओगे, तो ऑब्वियस है उसको किसी और पेशेंट के कंपैरेटिव में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर ध्यान क्या रखना है कि ब्रेन का ही ट्रीटमेंट है, ब्रेन की ही मेडिसिन है, ब्रेन की ही एक्सरसाइज़ है। हाथ-पैर को कोई चोट नहीं लगी, मांस नहीं फटा, हड्डी नहीं टूटी, जो दिक्कत है वो सारी की सारी ब्रेन की है। तो सब कुछ हम जो कर रहे हैं, वो ब्रेन के लिए ही कर रहे होते हैं, ब्रेन को दोबारा से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसे दोबारा से सिखा रहे होते हैं कि आपको दोबारा से काम करने लायक कैसे वो बनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज़ करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, उनसे बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए परमानेंटली। इसके साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।